आज हम जानकारी के एक बहुत बड़े ढेर में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं। देखिए, पर्यावरण का संकट है, समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भाग रही है, मतलब हर तरफ से खबरें ही खबरें हैं। और इतनी आवाज़ों के बीच कौन सी बात सच्ची है, कौन सी ज़रूरी है, ये पता लगाना सच में मुश्किल हो गया है। तो आज हमने सोचा कि कुछ अहम स्रोतों को खंगालते हैं। अर्थ.org का 2025 के पर्यावरण मुद्दों पर क्या कहना है वो देखेंगे। फोर्ब्स भविष्य के कल्चरल ट्रेंड्स के बारे में क्या लिख रहा है, इस पे बात करेंगे। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की नई डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट है और थोड़ी सी पत्रकारिता की नैतिकता पर भी नज़र डालेंगे। मकसद ये समझना है कि भाई दुनिया बदल कैसे रही है और हम इस बदलाव को समझ कैसे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस एहसास से, वो जो अर्जेंसी पर्यावरण हमें दिखा रहा है। अर्थ.org की रिपोर्ट 2025 की कुछ बड़ी चुनौतियों पर बात करती है। ग्लोबल वार्मिंग, ये तो सबसे ऊपर है। 2024 वो इतिहास का सबसे गर्म साल निकला। औसत तापमान जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे 1.60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, और ये पहली बार हुआ कि 1.5 डिग्री वाली जो सीमा थी वो हमने पार कर दी। वजह वही जीवाश्मी ईंधन, कोयला, तेल, गैस जलाना। हाँ, और ये जो 1.6 डिग्री है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि माहौल में ग्रीन हाउस गैसें खतरनाक लेवल पर हैं। और चिंता की बात तो ये है कि अगर हम आज मान लीजिए सारा उत्सर्जन रोक भी दें तो भी तापमान कुछ सालों तक चढ़ता ही रहेगा। एक तरह का मोमेंटम बन गया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ गर्मी की बात नहीं है। अर्थ.org कई और चीजों की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे प्लास्टिक। सोचिए, हर साल कोई 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है। बाप रे, 1.4 करोड़ टन। हाँ, और अंदाजा यह है कि 2040 तक ये डबल हो सकता है, 2.9 करोड़ टन हर साल। और सबसे खराब बात, इसमें से सिर्फ 9% ही रिसाइकिल हो पाता है। बाकी सब वहीं पड़ा रहता है। प्लास्टिक को गलने में 400 साल लगते हैं। सही बात है। और इस पे जो ग्लोबल संधि की बात चल रही थी 2024 में, वो भी कुछ तय नहीं हो पाया। हाँ, वो 2025 तक टल गई। प्लास्टिक के अलावा जंगल, ये भी एक बड़ी चिंता है। हर घंटे करीब 300 फुटबॉल फील्ड जितना जंगल साफ हो रहा है। हर घंटे? हाँ, और अमेज़न, जिसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, उसका 1/3 हिस्सा तो ब्राजील में कट रहा है। वजह खेती के लिए जमीन। और ये वनों की कटाई सीधे सीधे जुड़ी है जलवायु परिवर्तन से, बायोडायवर्सिटी के नुकसान से। ये सब एक चेन रिएक्शन है। सही कहा। और फिर है बर्फ का पिघलना। अंटार्कटिका से 1997 से अब तक करीब 7.5 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है। 7.5 ट्रिलियन टन, ये सुनने में ही इतना ज्यादा लगता है। और इसका सीधा असर पड़ रहा है समुद्र के लेवल पर। बैंकॉक, हो ची मिन सिटी, मनीला। हाँ, ये सारे बड़े तटीय शहर। बिल्कुल, इन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। करोड़ों लोग रहते हैं वहां। इसके साथ ही जुड़ी है खाने और पानी की किल्लत। दुनिया की 40% मिट्टी खराब हो चुकी है। खेती के जो पारंपरिक तरीके हैं वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पानी, दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही तो मीठा है। और उसका भी ज्यादातर ग्लेशियर में बंद है। बिल्कुल। और अनुमान है कि 2025 तक, मतलब इसी साल, दुनिया की 2/3 आबादी पानी की कमी महसूस कर सकती है। ये तो बहुत डरावनी तस्वीर है तो। इन सब के बीच एक और चीज है, फास्ट फैशन। ये जो जल्दी जल्दी ट्रेंड बदलते हैं, सस्ते कपड़े आते हैं, ये इंडस्ट्री अकेले दुनिया के 10% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है और करीब 20% पानी की बर्बादी के लिए। अच्छा, 10% उत्सर्जन कपड़ों से? हाँ, और हर साल करीब 9.2 करोड़ टन कपड़ों का कचरा। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में तो पहाड़ों के पहाड़ बन गए हैं फेंके हुए कपड़ों के। ये सारे मुद्दे, जलवायु, प्लास्टिक, जंगल, पानी, फैशन, ये अलग अलग नहीं लगते। ये सब आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि कई बार बहुत भारी लगता है ये सब सोचना भी। हाँ, और शायद इसीलिए रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि बहुत से लोग ऐसी खबरों से बचते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि ये बहुत नेगेटिव है, या वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं। सही कहा। तो ये तो हुई पर्यावरण की बात। अब जरा समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उन पर आते हैं। फोर्ब्स का एक लेख है जो 2024 और उसके बाद के कुछ कल्चरल ट्रेंड्स पर बात करता है। हाँ। एक दिलचस्प चीज है नई वयस्कता या न्यू अडल्टहुड। हाँ, ये वो पारंपरिक सोच है ना कि बड़े होने का मतलब है एक सेट रास्ता, अच्छी नौकरी, घर, शादी, बच्चे। अब वो रास्ता कई युवाओं के लिए या तो मुमकिन नहीं रहा, या शायद वो चाहते भी नहीं। आर्थिक अनिश्चितता है, महंगाई है, घर इतने महंगे हैं। बिल्कुल, इन सब ने पूरी पीढ़ी के लिए बड़े होने का मतलब ही बदल दिया है। आंकड़े भी यही कहते हैं।
अमेरिका में 18 से 29 साल के करीब आधे नौजवान, आधे? हाँ, और यूके में 25 से 29 साल के 30% लोग अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। तो ये सिर्फ आर्थिक मजबूरी नहीं है, शायद जीने का तरीका भी बदल रहा है। हो सकता है। मतलब ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं, शायद प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। हाँ, और जब पारंपरिक लक्ष्य इतने दूर लगते हैं तो लोग खुशी और सफलता की शायद नए मतलब ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसका एक असर ये भी हो सकता है कि जब आज ही इतना अनिश्चित है तो वो जलवायु परिवर्तन जैसे दूर के मुद्दे उनके लिए कौन सोचेगा? ये बात तो है। फोर्ब्स एक और ट्रेंड की बात करता है, खोई हुई कल्पना, लॉस्ट इमेजिनेशन। ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ नया बनाने के बजाय पुरानी चीजों को ही मतलब रीमिक्स कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। हाँ, फिल्मों में देख लीजिए, सीक्वल, रीमेक, प्रीक्वल, इनकी बाढ़ आई हुई है। आंकड़े भी हैं। 2014 से 23 के बीच 41.7% बॉक्स ऑफिस कमाई सीक्वल से आई। 90s के दशक में ये सिर्फ 11.7% थी। और ये सिर्फ फिल्में नहीं, फैशन में भी देखिए, Y2K फैशन लौट आया, 90s का स्टाइल वापस आ गया। संगीत में भी पुराने गानों के रीमिक्स बन रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या हम वाकई कुछ नया सोच पा रहे हैं या बस अतीत में ही अटके हुए हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये जो खोई हुई कल्पना है, ये हमें आज की बड़ी समस्याओं के मतलब नए और साहसी समाधान खोजने से रोक रही है? ये एक जरूरी सवाल है। अगर हम सिर्फ पुरानी चीजें दोहराते रहेंगे तो भविष्य के लिए जरूरी नई सोच कहां से आएगी? फोर्ब्स एक और ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, नागरिक विद्रोह या सिटीजन रिबेलियन। समाज बहुत ज्यादा बट गया है, पोलराइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ, और अब ब्रांड्स के लिए किसी सामाजिक मुद्दे पर कोई स्टैंड लेना बहुत मुश्किल हो गया है। उदाहरण हमने देखे, बड लाइट है, टारगेट है, जिन्हें प्राइड मंथ में विरोध झेलना पड़ा। हाँ, और मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स जैसी कंपनियों पर भी आरोप लगे गाजा युद्ध को लेकर, उनकी बिक्री पर असर पड़ा। तो कंपनियां जो ये कोशिश कर रही थी, जागरूक कॉर्पोरेट पूंजीवाद मतलब सामाजिक मुद्दों पर स्टैंड लेकर बिजनेस करना, उसके खिलाफ अब एक रिएक्शन दिख रहा है। लोग शायद थक गए हैं इससे। तो ये तो हुए समाज और पर्यावरण के बदलाव। अब बात करते हैं कि हम इन बदलावों को जान कैसे रहें, समझ कैसे रहें। मतलब जानकारी पाने का तरीका वो भी तो बदल रहा है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की 2025 की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट इसी पर है। ये रिपोर्ट 48 देशों में करीब 1 लाख लोगों के सर्वे पर आधारित है। और सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि जो पारंपरिक स्रोत थे, टीवी, अखबार, वो लगातार कमजोर हो रहे हैं, खासकर 55 साल से कम उम्र वालों में। उनकी जगह कौन ले रहा है? ऑनलाइन न्यूज़, सोशल मीडिया और खास तौर पे वीडियो प्लेटफॉर्म्स। अमेरिका का ही आंकड़ा देखें, 2013 में 69% लोग टीवी से न्यूज़ लेते थे, 2025 में सिर्फ 48%। और सोशल मीडिया? वो 27% से बढ़कर 47% हो गया। बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। हाँ, और सिर्फ स्रोत नहीं बदले, जानकारी देने वाले चेहरे भी बदल रहे हैं। अब लोग सिर्फ बड़े न्यूज़ चैनलों या अखबारों पर ही निर्भर नहीं है। हाँ, पॉडकास्टर हैं, जैसे अमेरिका में जो रोगन, 22% लोग सुनते हैं उन्हें। यूट्यूबर्स भी, फ्रांस में हुगो डिक्रिप्ट हैं, भारत में ध्रुव राठी हैं। ये अब बड़े नाम हैं समाचार और विश्लेषण में। रोमानिया का उदाहरण तो कमाल का है। वहाँ एक उम्मीदवार कलिन जॉर्जेस्को ने अपना पूरा राष्ट्रपति चुनाव प्रचार ही पॉडकास्ट और टिकटॉक पर चलाया। तो ये दिखाता है कि ये जो वैकल्पिक मीडिया है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कितने ताकतवर हो गए हैं। लेकिन इससे एक मुश्किल भी खड़ी होती है। क्या? कि पत्रकारिता, एक्टिविज्म और राजनीति, इनके बीच की लाइनें धुंधली हो रही हैं। हाँ, ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सिर्फ जानकारी दे रहा है और कौन अपना एजेंडा चला रहा है। और इस पूरे खेल में जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम हो गई है। मेटा है, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम, उन्होंने पहले कहा कि न्यूज़ कम दिखाएंगे। हाँ, फिर ट्रंप की जीत के बाद कहा कि राजनीतिक कंटेंट ज्यादा दिखाएंगे। बिल्कुल, उसका असर क्या होगा वो अभी देखना है। एक्स का मामला, जो पहले ट्विटर था, वो और भी पेचीदा है। जब से एलन मस्क आए हैं, ऐसा लग रहा है कि प्लेटफॉर्म थोड़ा दक्षिणपंथी झुकाव वाला हो गया है। यूके का डेटा तो यही दिखाता है। वहाँ दक्षिणपंथी दर्शक लगभग डबल हो गए हैं एक्स पर, और जो लिबरल या प्रोग्रेसिव थे वो आधे रह गए। मस्क ने खुद भी तो ब्रिटेन को पुलिस स्टेट कहा था, प्रधानमंत्री की आलोचना की थी। हाँ, तो प्लेटफॉर्म की दिशा तो साफ है। और टिकटॉक और यूट्यूब का क्या? उनका इस्तेमाल भी न्यूज के लिए बढ़ रहा है, खासकर एशिया, अफ्रीका में। थाईलैंड में तो लगभग आधी आबादी 49% टिकटॉक से न्यूज लेती है। आधी आबादी? हाँ, और भारत, थाईलैंड, केन्या, यहाँ आधे से ज्यादा लोग यूट्यूब से समाचार देखते हैं। और ये दोनों तो वीडियो वाले प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो क्रिएटर्स का राज है। बिल्कुल, तो जो पारंपरिक न्यूज वाले हैं, उनके लिए दर्शकों तक पहुंचना और मुश्किल हो गया है।
क्योंकि एल्गोरिदम अब दोस्तों की पोस्ट से ज़्यादा वायरल वीडियो और क्रिएटर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें अब इनसे मुकाबला करना पड़ रहा है। तो इस बदलते माहौल में एक बड़ा सवाल है भरोसे का। न्यूज़ पर भरोसा कितना है? रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि भाई दुनिया भर में समाचार पर भरोसा कम है। और एक और ट्रेंड है जो चिंताजनक है, न्यूज़ अवॉइडेंस। है? लोग खबरों से बच रहे हैं। कितना बच रहे हैं? औसतन 40% लोग कहते हैं कि वो कभी-कभी या अक्सर न्यूज़ से बचते हैं। 2017 में ये सिर्फ 29% था। बाप रे, काफी बढ़ गया है। हाँ, बुल्गारिया, तुर्की जैसे देशों में तो 60% से ज्यादा है। और सबसे कम कहाँ है? नॉर्डिक देशों में, ताइवान में, जापान में, वहाँ लोग कम बचते हैं। लेकिन लोग बच क्यों रहे हैं? वजह क्या है? रिपोर्ट कहती है सबसे बड़े कारण हैं, एक तो ये कि खबरें बहुत ज्यादा नकारात्मक या निराशाजनक लगती हैं। दूसरा, लोगों को लगता है कि वो उन समस्याओं के बारे में कुछ कर नहीं सकते। लाचारी महसूस होती है, जैसे आर्थिक संकट है या जलवायु परिवर्तन है। अच्छा। कुछ को लगता है कि समाचार उनके जीवन से जुड़ा नहीं है या उससे बस बहस होती है, तनाव बढ़ता है। और इसी माहौल में गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी, मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इसका खतरा तो और बढ़ जाता होगा। बिल्कुल। लोग किस प्लेटफॉर्म को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं इसके लिए? वैश्विक स्तर पर तो लोग फेसबुक 49% और टिकटॉक 48% का नाम लेते हैं। और जर्मनी, आयरलैंड, यूके जैसे देशों में एक्स को लेकर भी चिंता है। यहीं पर पत्रकारिता की नैतिकता, जर्नलिस्टिक एथिक्स, उसका महत्व सामने आता है। WGO का लेख इसी बारे में है। बिल्कुल। कुछ बुनियादी सिद्धांत है पत्रकारिता के: सच्चाई और सटीकता, निष्पक्षता। हाँ, स्वतंत्रता, मतलब किसी के दबाव में ना आना, हाँ। और जवाबदेही, अपनी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी लेना और नुकसान कम करना, मतलब किसी की निजता का ध्यान रखना, संवेदनशील मुद्दों पर सावधानी बरतना। स्टडी स्मार्टर का लेख भी यही कहता है कि हमें समाचार का विश्लेषण करना सीखना होगा। सही बात है। स्रोत कितना भरोसेमंद है, कहीं कोई तरफदारी तो नहीं है, पूरी बात क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये जानना भी दिलचस्प है कि जब लोगों को किसी खबर पर शक होता है तो वो उसे चेक कैसे करते हैं। रॉयटर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग 38% किसी भरोसेमंद न्यूज सोर्स पर जाते हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या 62% कहीं और जाती है। कहाँ? 35% लोग सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं, गूगल वगैरह। 33% किसी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पर जाते हैं। अच्छा। और 25% किसी ऐसे इंसान से पूछते हैं जिस पर वो पर्सनली भरोसा करते हैं। तो मतलब सच्चाई पता करने के तरीके भी अब बट गए हैं। हाँ, अब टेक्नोलॉजी, खासकर AI, इस पूरी तस्वीर को और बदल रही है। फोर्ब्स बात करता है AI साथियों की। AI कंपेनियंस, मतलब जैसे पाई AI असिस्टेंट है या चीन में AI बॉयफ्रेंड वाले ऐप हैं। लोग अकेलेपन से निपटने या सलाह के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। AI थेरेपिस्ट भी आ रहे हैं। ओह, और न्यूज इंडस्ट्री में AI का क्या रोल है? वहां भी इस्तेमाल बढ़ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि पब्लिशर्स AI का इस्तेमाल कर रहे हैं खबरों को पर्सनलाइज करने के लिए। मतलब आपकी रुचि के हिसाब से खबरें दिखाना। उदाहरण के तौर पर? जैसे BBC, वो आवाज को टेक्स्ट में बदलने के लिए OpenAI के विस्पर टूल का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का मायामी हेरल्ड अखबार वो पढ़ने के साथ साथ AI वाली आवाज में सुनने का ऑप्शन दे रहा है। अर्जेंटीना का क्लैरिन अखबार एक यूल्टर AI टूल दे रहा है जो लेख के मेन पॉइंट्स, कोट्स, मुश्किल शब्द वगैरह निकाल कर दे देता है। लेकिन क्या लोग कंफर्टेबल हैं कि AI उनके लिए खबरें चुने? रॉयटर्स का सर्वे कहता है करीब आधे 49% लोग ठीक हैं ऑटोमेटेड सिलेक्शन से। लेकिन ये मौसम 63%, संगीत 57% या फिल्में शो 55% के लिए जो AI सिफारिशें देता है उससे कम है। हाँ, शायद समाचार के मामले में लोग अभी भी इंसान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। AI में पोटेंशियल तो है, पर चुनौतियां भी हैं। एक तो नौकरियों पर असर। हाँ, IMF का अनुमान है कि दुनिया की 40% नौकरियां AI से प्रभावित हो सकती हैं। और दूसरा बड़ा खतरा है गलत जानकारी का और तेजी से फैलना, क्योंकि AI बहुत जल्दी बहुत सारा कंटेंट बना सकता है, सही या गलत। तो ये सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने। पर्यावरण संकट, समाज में उथल-पुथल, जानकारी का ये पूरा समंदर। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? सकारात्मक रूप से कैसे जुड़ें? कुछ समाधान हैं? देखिए, शुरुआत तो अपने लेवल पर हो सकती है। earth.org कुछ चीजें सुझाता है, जैसे ऐसे नेताओं को वोट दें जो क्लाइमेट एक्शन की बात करते हों, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, ऊर्जा बचाएं, कम ड्राइव करें। हाँ, पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठनों को सपोर्ट करें, अपनी आदतें बदलें, सिंगल यूज प्लास्टिक कम करें, थोड़ा प्लांट बेस्ड खाना खाएं। और सबसे जरूरी, अपनी आवाज उठाएं, दूसरों को बताएं।
और न्यूज़ इंडस्ट्री वो क्या कर रही है? वो भी रास्ते ढूंढ रही है। रॉयटर्स कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की बात करता है। मतलब सिर्फ समस्याएं नहीं, समाधान भी दिखाओ। हाँ, जैसे स्वीडन की एक अखबार का ऐप है कॉम्पैक्ट। उसका नारा है कम पढ़ें ज्यादा जानें। उसमें एक बटन है जिससे आप चाहें तो बहुत डिस्टर्बिंग खबरें फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा। कनाडा का अखबार द ग्लोब इन मेल वो खुशी और हेल्दी लिविंग जैसे टॉपिक्स पर रिपोर्टिंग के लिए अलग से रिपोर्टर रख रहा है। तो कोशिश ये है कि न्यूज़ सिर्फ नेगेटिव ना हो। बिल्कुल, जीवन के सकारात्मक पहलू और समाधानों पर भी फोकस हो। फोर्ब्स ने वो वैश्वीकरण के पतन की बात की थी कि देश अब अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन लेख ये भी कहता है कि भाई जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं तो ग्लोबल हैं। उनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता, हमें मिलकर काम करना ही होगा। तो आखिर में बात यही आती है, व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी। जानकारी को ध्यान से देखना, परखना, भरोसेमंद स्रोत ढूंढना और सिर्फ समस्याओं में ना फंसे रहना, समाधानों पर भी ध्यान देना। ये आज के समय में बहुत जरूरी स्किल्स हैं। हमें सिर्फ सूचना लेने वाला नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक भी बनना होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या खास बातें समझी? हमने देखा कि पर्यावरण के मुद्दे, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक, जंगल कटना, ये अब दूर की बातें नहीं, हमारी सच्चाई हैं। और ये समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उनसे जुड़े हैं। जैसे वयस्कता का मतलब बदल रहा है, समाज बट रहा है। और शायद जैसा फोर्ब्स ने कहा, हम नई कल्पनाएं गढ़ने में संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, और जानकारी पाने का तरीका तो पूरी तरह बदल गया है। पारंपरिक मीडिया पीछे छूट रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर्स और अब एआई ये आगे आ गए हैं। और इससे भरोसा का संकट बढ़ा है, गलत जानकारी फैली है और लोग खबरों से ही बचने लगे हैं। हमने पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांतों की बात की, सच्चाई, निष्पक्षता, जवाबदेही, और देखा कि लोग सच जानने की कोशिश कैसे करते हैं। पर उम्मीद भी है, व्यक्तिगत स्तर पर हम बेहतर विकल्प चुन सकते हैं और मीडिया भी ज्यादा रचनात्मक और समाधान आधारित हो सकता है। बिल्कुल, सवाल यह है कि हम इस सारी जानकारी का करते क्या हैं? सिर्फ देखते रहते हैं या कुछ करते भी हैं? और यहीं पर मेरे दिमाग में वो फोर्ब्स वाली बात फिर घूम रही है, खोई हुई कल्पना। हम पुरानी फिल्मों, पुराने फैशन, पुरानी यादों में शायद सुकून ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये आराम की तलाश या अतीत से चिपके रहना हमें उन बड़ी नई साहसी सोच से रोक रहा है जिनकी जरूरत आ जाए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, या ये जो जानकारी का बिखरा हुआ संसार है इसे समझने के लिए? क्या हम भविष्य बनाने के लिए जरूरी कल्पना ही खो बैठे हैं? ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूँ सोचने के लिए। आज हमारे साथ इस विचार मंथन में शामिल होने के लिए धन्यवाद।